चलिए ठीक है, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट अच्छा स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन। मैं थोड़ा जल्दी करूंगा, इस पे बड़ा टाइम लग जाता है। तो अच्छा, पहला पहला क्वेश्चन भी उसमें तो नहीं है वेटिंग रूम में, एक सेकेंड। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन है कि वो कह रहा है कि आवाज बस देख लेना सही आ रही है कि नहीं। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन है कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ पोटेशियम इज दिस एंड द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ स्ट्रोंशियम इज दिस। 548 वो किधर गया हमारा डेटा बुकलेट, एक सेकेंड। अच्छा, पोटेशियम और स्ट्रोंशियम की ना फर्स्ट दे टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। अच्छा एक सेकंड है ना, मैंने लिंक्स नहीं शेयर किए थे, वो कर लो। अच्छा, सो दे टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ पोटेशियम। अच्छा, पोटेशियम और स्ट्रोंशियम इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है। इससे इलेक्ट्रॉन रिमूव करना मुश्किल होगा। क्यों मुश्किल होगा? लेस शील्डेड, छोटा एटम है, ठीक है। तो ये वाला जो है ना, दिस इज स्मॉलर, तो इलेक्ट्रॉन जो होगा वो करीब होगा उसके न्यूक्लियस के, ठीक है। और सेकंड है कि इट्स लेस शील्डेड, यानी उसके नंबर ऑफ शेल्स भी कम होंगे। स्ट्रॉन्शियम जो है वो लोअर डाउन इन द ग्रुप है, ठीक है, तो इट्स मोर शील्डेड। तो इसके ऊपर उससे क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछा है which statement explains why SR has a greater first ionization energy than potassium। अच्छा, उल्टा हो रहा है कि SR की ionization energy actually greater है। तो अकॉर्डिंग टू व्हाट वी डिड, हमारी प्रोडिक्शन गलत है। कि अकॉर्डिंग टू आवर प्रोडिक्शन, potassium has is smaller and it's got less shells। मतलब वो, तो उसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होना चाहिए था इससे। तो व्हाट कुड बी द रीजन कि स्ट्रोंशियम हैज अ हायर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी? मतलब क्या रीजन हो सकती है? डजंट इवन नो एनी अदर फैक्टर्स के क्या फैक्टर्स इन प्ले हो सकते हैं? से ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, क्योंकि एक डिफरेंस है, हाँ वो ये कि इसके 19 प्रोटॉन्स, इसके 38 protons, it's got more protons, right? That could be the only explanation कि ज्यादा अट्रैक्शन क्यों है, क्योंकि it's got more protons, ठीक है। So the answer to this one is कौन सा वाला है कि न्यूक्लियस इज ग्रेटर देन द चार्ज ऑन, तो यही होगा ए। अच्छा, फिर नेक्स्ट वन, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Mg2+? वो 12 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, उसकी खुद ही निकालो। 1s2 2s2 2p6 3s2 है, तो 12 2+ चार्ज है, सो दैट मींस इट्स गोइंग टू बी ए। अच्छा, नेक्स्ट वन, compound X contains element CH and O. 2 grams of X produces 4 grams of carbon dioxide and 1.63 grams of water when completely combusted. So what is the empirical formula of X? तो ये आपने फिगर आउट करना है, व्हाट इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ एक्स। तो अब इसमें मसला है कि फिर से वही ट्रायल एंड एरर के अलावा आई डोंट थिंक देयर इज एन ऑप्शन कि, हाँ उसके अलावा मेरे नहीं ख्याल कोई आप और तरीका है जिससे आप फिगर आउट कर सकते हो कितने मोल्स हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड के। 4 ग्राम्स कार्बन डाइऑक्साइड है, 1.63 ग्राम्स ऑफ वाटर। सो हाउ मेनी मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? 4 डिवाइड बाय कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? Mr44। व्हाट इज 4 डिवाइड बाय 44? कैलकुलेटर किधर है? अच्छा, 4 डिवाइडेड बाय, तो 0.091 मोल्स हैं, ठीक है। अच्छा, 1.63 ग्राम्स ऑफ वाटर, तो उसके मोल्स कितने हैं? 1.63 डिवाइड बाय 18, तो व्हाट डू यू गेट? 1.63 डिवाइडेड बाय, तो वो भी अप्रोक्सीमेटली 0.091 मोल्स बन रहे हैं। अच्छा, एक तो एलिमिनेशन हम कर सकते हैं कि इट्स 1:1।
अच्छा ये दोनों का रेशियो सेम आ रहा है, तो दैट मीन्स के जो भी रिएक्शन है, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड शुड बी प्रोड्यूस इन द सेम एग्जैक्ट रेशियो। तो वहां से थोड़े बहुत तो हम एलिमिनेट कर सकते हैं कि इसको अगर रिएक्ट करोगे तो आई गेस एक कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, वाटर की अमाउंट जो होगी ना वो हाफ होगी, तो इट्स नॉट गोइंग टू बी द सेम रेशियो क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पे एक ही है। अच्छा इसको जब बर्न करते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड कितने प्रोड्यूस होंगे, 2 कार्बन डाइऑक्साइड, और वाटर कितना प्रोड्यूस होगा, वो एक प्रोड्यूस होगा। तो अगेन नॉट द सेम रेशियो। इसको अगर बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रोड्यूस होगा, 2। अच्छा वाटर कितने प्रोड्यूस होंगे, वो भी 2 प्रोड्यूस होंगे। तो ये ऑप्शन, अच्छा ये वाला ऑप्शन ठीक लग रहा है। अच्छा इसको भी बर्न करते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रोड्यूस होगा, 1, वाटर कितना प्रोड्यूस होगा, वो भी 1। तो रेशियो वाइज, बिकॉज योर मोल रेशियो वाज कमिंग आउट टू बी एग्जैक्टली द सेम, तो रेशियो वाइज जो है ना वो, ये दो करेक्ट ऑप्शंस हो सकते हैं। ठीक है, दीज टू आर द प्रोबेबल करेक्ट ऑप्शंस, क्योंकि सेम अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्रोड्यूस होंगे। लेकिन फिर उसको देख लो कि इसके मोल्स निकाल सकते हैं कि आप दोनों में डिफरेंशिएट कैसा करेंगे, हाउ वुड यू नो कि वेदर इट्स दिस वन और वेदर इट्स द अदर वन। तो आप क्या करोगे, आप 2 ग्राम्स ऑफ एक्स, इसके 2 ग्राम्स के मोल्स निकालो, कितना होगा 2 ग्राम्स, इसकी एमआर क्या होगी, 24 प्लस 16 कितना होता है, 24 प्लस 16 कितना होता है, 40, 44। तो 2 डिवाइड बाय 44, सर 40 होता है। एक सेकेंड, नहीं 40 क्या होता है, नहीं 4 हाइड्रोजन्स भी है ना, 44 हो गया ना, ठीक है। तो इसके मोल्स आ रहे हैं 0.045, मतलब अगर 3 सिग्निफिकेंट फिगर लेते हो तो 0.0455 कर लो। अच्छा इन दोनों के मोल्स कितने आ रहे हैं, 0.091, जो कि आई गेस ठीक रेशो बन रहा है, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में से दिल बी 2 कार्बन डाइऑक्साइड्स एंड दे विल बी 2 वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो 0.045 उसको डबल करो, आई थिंक यू गोना गेट द सेम थिंग। तो रेशियो वाइज इट्स कमिंग आउट टू बी एग्जैक्टली द सेम। तो इसका मतलब है फिर यही ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि मोल्स एग्जैक्टली उसी रेशियो में आ रहे हैं। इसमें वो नहीं आ रहा होगा, इसके अगर मोल्स निकालो ना, इट्स बी 16, 16 कितना हो गया, 32, 32 प्लस 12 कितना हो गया, 32 प्लस 12 इज 44 प्लस 2 46। तो 2 डिवाइडेड बाय 46 इज 0.043, मतलब 0.043 और आगे कुछ था भी उसके 0.0435 मोल्स, लेकिन 1:1 है, तो इसके मोल्स कितने होने चाहिए, 0.043 और इसके भी 0.0435, जो कि आपके वो नहीं आ रहे, आपके 0.091 आ रहे हैं। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्लियर है। यस सर। यस सर। अच्छा फिर अगला पार्ट कि जस्ट अ सेकेंड, अच्छा फिर अगला, फॉर व्हिच मॉलिक्यूल द डायपोल नहीं है, किसका डायपोल नहीं है, इट्स गोइंग टू बी सर डी। डी है, ठीक है, क्योंकि वो सारे डायपोल्स कैंसल, इट्स टेट्राहेड्रल, symmetrical shape है, all CLs are pulling electrons and their dipoles are getting cancelled out। अच्छा Al2Cl6 कौन सा डॉट एंड क्रॉस डायग्राम ठीक है, Al2Cl6 ये होता है कि उसमें 2 AlCl3 होते हैं और वो दोनों डाइमर बनाते हैं डेटिव बॉन्डिंग करके। Cl हैज अ लोन पेयर
AL's outer shell is incomplete, तो वो dative bond, Cl as a lone pair. AL needs electrons, तो उसके 8 electrons पूरे हो जाते हैं. So which diagram represents this one? It's probably going to be B है. Yes, sir. ठीक है, B है क्योंकि ये बीच में ना dative bonds हैं. दोनों इलेक्ट्रॉन Cl की तरफ से आए हुए हैं Al के पास. इधर भी दोनों इलेक्ट्रॉन Cl से Al को मिले हुए हैं. अच्छा, next one, boiling points given है, intermolecular forces. Why are the boiling points increasing down the group? Molecule बड़ा होता है तो boiling points क्यों बढ़ते हैं? मतलब बड़े molecules में हमेशा क्या होता है? हमेशा बड़े molecules में you have Sir, more van der Waals forces. ठीक है, you have more van der Waals forces. Temporary dipole induced dipoles. जितने ज्यादा electrons होंगे उतने ज्यादा fluctuating dipoles produce होंगे. So what is the explanation? वही पूछा है, तो उससे तो बिल्कुल ही B होगा. There's an increase in the strength of intermolecular forces of attraction from HCl to HI. और ये याद रखना कि boiling points की बात है ना, तो उसका मतलब है कि we're basically dealing with intermolecular forces. Boiling points में आप उनके bonds ही तोड़ रहे होते हैं. Boiling points में आप molecules के बीच में जो attractive forces होती हैं उनको overcome कर रहे होते हो. अच्छा, अगला part, electronegativities are given. So अच्छा, सबसे highest electronegativity ज्यादा होगी if you have more difference. तो ionic होगा, covalent होगा. If you have large difference in electronegativity तो वो हमेशा ionic होता है. ठीक है, खासतौर पे 1.7 से ज्यादा हो तो it's definitely ionic. तो X और Z जो है ना, उनके बीच में जो बॉन्ड होगा ना, that's going to be ionic. और ionic के melting और boiling points बहुत हाई होते हैं. ठीक है, तो X और Z, तो फिर यही हो गया, C आंसर होगा. क्योंकि जो Z स्क्वायर है ना, Z स्क्वायर कह रहा हूँ, Z2 जो है ना, that is going to be covalent. Low difference in electronegativity, that's going to be covalent. Covalent में intermolecular forces होती हैं, तो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को वीकली अट्रैक्ट करेगा by intermolecular forces. अच्छा, अगला पार्ट है कि enthalpies of combustion given है. तो delta Hc given है of this. Delta Hc of ethanol is also given. कार्बन डाइऑक्साइड की enthalpy of formation जो होती है वो 0 होती है because you don't actually burn carbon dioxide. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को बर्न करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड ही मिलेगा, तो उसकी enthalpy of combustion 0 है. तो अगर सारों की enthalpy of combustions पता है तो what do you do? It's going to be reactant minus, so it's going to be enthalpy of combustion of the reactants minus the enthalpy of combustion of the products. तो reactant कौन सा आपका? ग्लूकोज, that's A. प्रोडक्ट क्या आपके पास? कार्बन डाइऑक्साइड तो 0 है, and 2 ethanol, so that's 2B. So the answer is going to be D. ये clear है? Yes, sir. अच्छा, the next one. Okay, N2 and O2 are reacting and it's an endothermic reaction. तो अच्छा, इनमें से कौन सा ग्राफ सही बना हुआ है? एंडोथर्मिक का ग्राफ कौन सा? Yes. Yes, sir. A. ठीक है, A is endothermic. Products की एनर्जी ज्यादा होगी. Delta H is always going to start from reactant to products. Activation energy is going to start from reactants all the way to the top. अच्छा, ये वो आ गया redox का. Redox में दो half equations given है. First one is electrons are being gained, so that's reduction. Second one is electrons are being lost, so that is
ऑक्सीडेशन, जब आप ओवरऑल इक्वेशन बनाते हो तो आप दोनों को ऐड कर देते हो. Now, before you add, make sure the electrons gained and lost are equal. तो ये ऊपर वाले में 3 electrons are being gained, नीचे वाले में 2 electrons are being lost. तो दोनों को किससे मल्टीप्लाई करोगे? You multiply the first one by 2 and you multiply the second one by 3. और क्यों? ताकि आपके electrons gained and lost जो है वो equal हो जाए. और फिर ऐड कर दो सिंपली. तो अगर मैं ऐड करूंगा, what do I get? दो नीचे लिख लेता हूँ, लेफ्ट साइड पे 2MnO4 - 1. अच्छा, फिर 6 OH ions, और क्या लेफ्ट साइड पे 2 × 2 4 H2Os और 3, अच्छा, और 3 SO3 - 2. और प्रोडक्ट में क्या आ रहा है? प्रोडक्ट में you're getting 2 MnO2s and 8 OH ions. अच्छा, you're getting 3 SO4 - 2 और क्या है? और 3 water molecules. ठीक है, तो दोनों हाफ इक्वेशंस they've been added up. तो अगला जो काम है वो इसको सिंप्लीफाई करना है, ताकि ये 6 OH ions इधर से कट हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा. तो वहां पे ना दूसरी साइड पे you'll be left with 2 OH ions. ठीक है, 4 वाटर मॉलिक्यूल्स है, वहां पे 3 वाटर मॉलिक्यूल्स है. तो ये 3 वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ से रिमूव कर दो, उधर ले जाओ, तो you'll be left with 4 - 3, just 1 water molecule. I guess that's it. तो U की क्या वैल्यू है? U की वैल्यू 2 है. वाटर की क्या वैल्यू है? 1 ही है. SO3 3 है, और MnO2 2 OH ions, और तो U is equal to X is equal to Z. वो सही है. फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. सेकंड क्या? मैग्नीज इज रिड्यूस्ड टू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +4. तो यहाँ पे मैग्नीज वाज एक्चुअली +7. ठीक है, MnO4 -1 में X है -2 × 4 and total charge equal to -1. तो वो +7 है, और यहाँ पे इधर +4 है. तो हाँ ठीक है, इट्स रिड्यूस्ड, तो ये ठीक है. ऑप्शन 2 इज करेक्ट. सल्फर जो है वो +4 से +6, ये देख लो, ऐसे ये +4 ही, और ये मेरे ख्याल से +6 है. तो तीसरा भी ठीक है, तीनों ठीक है. तो ऑप्शन ए है. ठीक है, इज दिस क्लियर? Yes, sir. अगले H2O2 decompose the reaction is catalyzed by bromide. Which way is correct? Heterogeneous और homogeneous catalyst. Remember, catalyst के ऊपर आपको सिर्फ पता होना चाहिए, 2 टाइप्स के catalyst हैं. Seeing bromide ions are catalyst. तो bromide ions catalyst हैं. पहले वो Br2 में convert हुए, फिर वो Br2 जो ना वापस Br -1 में convert हो गया. So your catalyst remained unchanged. Remember, catalyst 2 टाइप्स के होते हैं, हेटेरोजेनस, होमोजेनस. यहाँ पे कौन सा वाला है? मैं दी कौन सा वाला है? Sir, here it's homogeneous, sir. ठीक है, होमोजेनस होता है कि सेम स्टेट. So if it's in the same state as the rest of the reactants, then it's a homogeneous catalyst. Heterogeneous होता है अगर वो solid होता है, और बाकी if it's in a different state, then it's a heterogeneous catalyst. तो which row is correct in step 1? अच्छा, फिर वो कह रहे step 1 में क्या हो रहा है? तो it's getting oxidized. It's -1 है, यहाँ पे वो 0 है, so it's getting oxidized. So bromide ions are oxidized, so it's going to be C. अच्छा, आगे अब ये कि हाइड्रोजन and iodine react, so it's an exothermic reaction. ठीक है,
and the reaction is given. There's a 1 meter cube reaction vessel containing H2 and so they're all at equilibrium. Temperature is changed such that the total pressure in the 1 meter cube vessel doubles. What is the effect on the value of Kp and on the position of the equilibrium? तो वो कह रहे कि temperature is changed. अच्छा, जब भी temperature change करते हो ना, whenever you change temperature, the value of Kc and Kp will change. अब इसको देख के बताओ कि did the equilibrium shift forward or did the equilibrium shift backwards? Sir, the pressure increased. So does that mean the temperature was also increased? Sir? ठीक है, so that means जो temperature change लिखा हुआ था ना, अच्छा पहले तो है कि whether the equilibrium shift forward or whether the equilibrium shifted backwards, the pressure will not increase because of the number of moles of gas, because it's going to remain exactly the same. Forward जाएगा तो तब भी 2 moles हैं, backward जाएगा तो तब भी 2 moles हैं, ठीक है? So एक तो ये चीज clear है कि pressure is not changing because the equilibrium is moving. So why is the pressure changing? Pressure is directly proportional to temperature. तो हमें ये तो पता लग गया ना कि pressure वहां से change नहीं होगा, उसकी वजह से it's not going to change. लेकिन pressure change क्यों हो रहा है फिर, double क्यों हो रहा है? Because temperature must be increasing. If you increase temperature, there's going to be more kinetic energy, more frequent collisions, more effective collisions, so the pressure would increase as well. So it's an exothermic reaction. तो मुझे बताओ कि temperature increase करोगे तो कहाँ पे equilibrium shift करेगा? Left, sir. Backwards. So it's going to favor the endothermic reaction, ठीक है? तो आपका Kp जो value होगी ना, that's the pressure of the products divided by the pressure of the reactants. So you're going to have lesser products and you're going to have more reactants. तो इस वजह से Kp की वैल्यू क्या हो जाएगी? It's going to be lower. It's going to decrease. पे यही आंसर है, यही है. Moves to the left. ठीक है? तो हमें ये पता लग गया था कि इसमें टेम्परेचर को क्या हुआ था, ठीक है? Is this clear? ठीक है, ये थोड़ा सा tricky. अच्छा, ये थोड़ा सा tricky था. In the sense कि आपने खुद figure out करना था कि what's happening to temperature. उससे फिर जब आपको पता लग गया ना कि भाई वो आगे पीछे मूव करने से तो इसका प्रेशर नहीं बढ़ना चाहिए, तो प्रेशर बढ़ क्यों रहा है? टेम्परेचर फिर बढ़ रहा है, ठीक है? और टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो it's going to favor the endothermic, ठीक है? तो it's going to go backwards. अच्छा, next one. Two reactions occur. Which compound act as a Bronsted-Lowry acid? Acid क्या होता है? It's a proton donor, right? तो पहले reaction 1 में who's the proton donor? Who lost H positive ions? I think that's water, right? Or to be more specific, oxygen है. Oxygen के साथ ना 2H+1 थे पहले. उससे वो 2H+1 ना इसको दे दिए. तो वो बन गया C2H6 और ऑक्सीजन पीछे अकेला रह गया. So it's water that's the acid in reaction number 1. The one who lost H+1 or produced H+1. Second वाले में कौन है जो H+1 produce कर रहा है? वो भी water ही है. ये जो ऑक्सीजन है इसके पास 2H+1 थे. प्रोडक्ट में जो ऑक्सीजन है उसके पास अब 2H+1 नहीं, उसके पास एक ही है. तो इसका मतलब है it lost an H+1 ion. ठीक है? पर उसने अपने H+1 ना probably इसको दे दिया होगा. At least अब उसके पास नहीं है. पहले ऑक्सीजन के पास 2H+1 थे, अब ऑक्सीजन के पास सिर्फ एक H है. इसका मतलब है definitely lost an H+1. तो उसके अंदर भी water ही है. तो ऑप्शन बी है. Is this clear?
Yes, sir. So इसमें just always remember कि second. अच्छा तो इसमें always remember कि बस प्रोसेस लॉजिक में वो है कि anyone who loses h plus 1 that's an asset, anyone who accepted h plus 1 that's a base. यार इस वाले में ना बेस ये होगा क्योंकि C2H5 ने h plus 1 एक्सेप्ट किया है, so that must be the base. इस वाले में बेस कौन होगा? इसमें probably ऑक्सीजन बेस होगा क्योंकि ऑक्सीजन के पास कोई h plus 1 नहीं था, यहाँ पे वही ऑक्सीजन जो है ना, तो इसका मतलब this must be the base because it accepted an h plus 1 to form the product. So next one is which statement about atoms and molecules is correct? So, which statement is correct? So the molecular formula of a compound is the simplest whole number ratio of atoms of each element in the compound. Simplest ratio जो होता है वो empirical formula होता है, so not the molecular formula. 1 mole of any substance contains this many atoms. वो भी गलत है क्योंकि 1 mole of atoms is this thing. तो जरूरी नहीं है कि उसके अंदर इतने atoms हो. उसके अंदर 1 mole का मतलब है 6.02 times 10 power 23. लेकिन वो कुछ भी हो सकते हैं, वो एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, वो चेयर्स भी हो सकते हैं, टेबल्स भी हो सकते हैं, यानी बस ये क्वांटिटी होनी चाहिए. तो 1 mole of any substance does not mean कि you got 1 mole of atoms. It could be anything. As a relative atomic mass of an element is the ratio of the average mass of one atom of the element to the mass of an atom of carbon 12. तो ठीक ही लग रहा है यार की यही डेफिनेशन है. relative atomic mass of an element is the ratio of it's the average mass of one atom compared to carbon 12. So that makes sense. So, sir, how about the 1/12 the mass of an atom of carbon 12? अच्छा हाँ, नहीं लेकिन फिर भी इसका देख लेते हैं आंसर. 1/12 होना चाहिए. हाँ 1/12 होना चाहिए. लेकिन ये तो डी जो है वो तो डेफिनेटली गलत है. राइट, फॉर्मूला मास ऑफ अ कंपाउंड इज सम ऑफ द नहीं मेरे ख्याल से डी है. इसका वैसे चेक कर लेते हैं. ये फॉर्मूला मास और ये मैं एक दफा ना वो रिवाइज भी कर लेता हूँ. पहले इसका आंसर देख लें कि मेरा आंसर वो 1/12 की वजह से ना डी पे ही जा रहा है, लेकिन चेक कर लेते हैं. अच्छा इसकी एमएस की तरह अच्छा कौन सा क्वेश्चन है दिस वाज 14 का क्या है? डी है. हाँ 1/12 वाली बात ठीक है. अच्छा ये वैसे क्या होता है? फॉर्मूला मास क्या होता है? या मैं सिंपली आपसे पूछूं कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलर मास एंड फॉर्मूला मास? क्या डिफरेंस है? वैसे अप्रोक्सीमेटली एक ही होता है, लेकिन कोई आइडिया कि क्या डिफरेंस है एमआर और अक्सर हम फॉर्मूला मास को मॉलिक्यूलर मास ही कहते हैं, लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस है. कोई आइडिया? दोनों का एक ही मतलब होता है. मतलब ये स्टेटमेंट डी जो है बिल्कुल ठीक है कि ग्लूकोज है तो उसका मॉलिक्यूलर मास क्या है? इट्स 180. ठीक है, तो डेफिनेशन तो बिल्कुल ठीक है. इट्स द सम ऑफ द इंडिविजुअल एटॉमिक मासेस of all the atoms in the formula. 12 into 6, 1 into 12, 16 into 6. NaCl है वो 58.5 बनता है, वो भी यही है. ठीक है, एक
अच्छा ये बस मैं जो टर्म है ना फॉर्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास इंटरचेंजेबली यूज होती है, लेकिन जो करेक्ट डेफिनेशन है वो ये कि मॉलिक्यूलर मास इज स्पेसिफिकली फॉर मॉलिक्यूल्स व्हिच आर कोवेलेंट। और आपका जो फॉर्मूला मास है दैट्स स्पेसिफिकली फॉर आयोनिक कंपाउंड्स। मतलब दोनों का एग्जैक्टली एक है, ठीक है, सब कुछ एग्जैक्टली सेम है, बस आयनिक कंपाउंड्स के लिए यूज फॉर्मूला मास और कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स के लिए यूज मॉलिक्यूलर मास। आयनिक कंपाउंड में होता ये कि आयनिक कंपाउंड का जो फॉर्मूला होता है ना दैट्स ऑलवेज द सिंपलेस्ट रेशियो। NaCl का मतलब ये नहीं है कि उसमें एक Na और एक Cl है। NaCl का जो आयोनिक लैटिस होगा उसके अंदर बहुत सारे Na आयंस होंगे और बहुत सारे Cl आयंस होंगे। इट्स गोइंग टू बी अ जायंट आयोनिक लैटिस, ठीक है। तो उसका जो फॉर्मूला होता है ना आयनिक कंपाउंड का दैट्स ऑलवेज द सिंपलेस्ट रेशियो। कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स में क्या होता है कि वो एक मॉलिक्यूल होता है, अगर उस पर 6 कार्बन है तो 6 कार्बन ही है, उससे ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो बाकी दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। फॉर्मूला मास एंड मॉलिक्यूलर मास आर काइंड ऑफ एग्जैक्टली द सेम थिंग। बस आयनिक के लिए फॉर्मूला मास यूज होता है वर्ड टेक्निकली, और मॉलिक्यूल्स के लिए मॉलिक्यूलर मास यूज होता है, ठीक है। क्लियर है बात? Yes, sir. अच्छा फिर ये Yes. वाला, अच्छा Boltzmann distribution for 1 mole of a gas at a temperature T is shown. So 1 mole of the same gas is added and the gas temperature remains at temperature T. तो 1 mole गैस थी, अब 2 moles हो गई है। तो क्या हुआ है, सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़े हैं ना। उससे क्या, द टेम्परेचर रिमेन्स द सेम, तो डिस्ट्रीब्यूशन एग्जैक्टली सेम होगी। तो ए होगा कि अगर आप उतनी गैस और डाल दो लेकिन टेम्परेचर एग्जैक्टली आपका सेम है, तो हर एनर्जी पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। इस एनर्जी पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। इस एनर्जी पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। तो बेसिकली आपकी कर्व की सिर्फ हाइट ही बढ़ी है क्योंकि द टेम्परेचर रिमेन्स एग्जैक्टली द सेम। इज दिस क्लियर? Yes, sir. आगे कह रहे reaction the concentration of both x and y are reduced to half of the original values while keeping the total volume of the solution constant. तो x और y की जो concentration है वो reduce की है। तो अगर concentration, अच्छा concentration reduce हुई है, it's not a reversible reaction। तो reaction क्या होना चाहिए, reaction should slow down। तो if the concentration, तो less collisions, right? लेकिन at the same time वो क्या कर रहा है कि टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज कर रहा है। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो क्या होंगी, मोर कोलिजन्स प्लस मोर काइनेटिक एनर्जी एज वेल। तो व्हिच स्टेटमेंट इज डेफिनेटली ट्रू? अब ओवरऑल हमें नहीं पता कि रिएक्शन स्लो डाउन होगा कि, बिकॉज वन ऑफ देम सेज कि द रिएक्शन मस्ट स्लो डाउन, the other condition states that the reaction might speed up, probably become it will probably become fast। तो अब हम नहीं गेस कर सकते, दोनों को इकट्ठा करोगे तो what's going to happen। तो अब कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है जो 100% ट्रू है? ये तो 100% गलत है। रेट ऑफ रिएक्शन विल बी अनअफेक्टेड, नहीं उसको 100, इट माइट बी अफेक्टेड, माइट स्लो डाउन, माइट स्पीड अप। The average kinetic energy of particles of X and particles of Y will increase, ये तो 100% ट्रू है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो kinetic एनर्जी तो बढ़ेगी, ठीक है। सो बस बी है, बी इज 100% ट्रू, ठीक है। इज दिस क्लियर? Yes, sir. अच्छा फिर वो है कि
A student investigated the chloride of a PHC element. This is what he wrote down. It's a white crystalline solid. तो white crystalline solid ionic compound होगा, probably NaCl या फिर MgCl2. It dissolved easily in water to give a solution of pH 12. ये नहीं हो सकता क्योंकि NaCl को dissolve करोगे ना तो वो सिर्फ dissolve ही होगा. So it's going to become Na plus 1 and Cl minus 1, and the pH will be exactly 7. वो किधर है हमारे अच्छा क्लोराइड्स पहले दो आयनिक हैं, ठीक है, वो डिसॉल्व करेगा, MgCl2 भी डिसॉल्व करेगा, हाइड्रोलिसिस बहुत ही कम होगा तो ना होने के बराबर होगा. तो pH 12 कभी भी नहीं होगा. pH 12 is not a possibility. अच्छा when placed वो कह रहे कि बंसन फ्लेम के अंदर ना वो मेल्ट हो गए हैं after several minutes of heating. तो चलो ठीक है, मेल्ट हो सकता है. तो एटलीस्ट पहली स्टेटमेंट करेक्ट है कि pH 12 जो है ना वो तो गलत है. pH 12 कभी भी नहीं होगा. pH 12 एक्चुअली किसी का भी नहीं होता. किसी भी क्लोराइड का अगर आप देखो ना तो no one has, all of them are acidic. First one is neutral, second one is slightly acidic, and then you have strong hydrolysis. तो वो फिर strongly acidic होते हैं सारे के सारे. अच्छा फिर है कि हाँ बाकी सही गलत हो गई. एक तो ऑब्जर्वेशन 100% इनकरेक्ट है. तो ये क्लियर है क्वेश्चन ये वाला. So, what color is aluminium chloride, sir? That's also white. Oh, I see. लेकिन वो एल्यूमिनियम क्लोराइड तो पहली बात है क्रिस्टलाइन सॉलिड. एल्यूमिनियम क्लोराइड इज कोवलेंट राइट. Yes, तो it's not an ionic crystal. और प्लस वो सबलाइम भी कर जाता है. अच्छा अब आगे ये कि the element in PHC and the compound show trends across the pH from sodium to chlorine, which is correct. Electronegativity left to right increase करती है, ठीक है. So sodium to Cl. Left वाले basic होते हैं, right वाले acidic होते हैं. The middle one is amphoteric, so it's C. ठीक है, ये भी फिर से एक दफा रिवाइज कर लो कि sodium oxide, magnesium oxide are basic, aluminum oxide is amphoteric, and then your non-metal oxides are all acidic. The table shows the melting points of SiO2 and P4O6. तो अच्छा SiO2 giant covalent होता है, ठीक है. It's a giant covalent structure जो O levels में पढ़ा हुआ है, where it just keeps on making bonds, right? और P4O6 is a simple molecule. तो उसमें एक molecule होता है, एक और molecule होता है. They don't have any bonds, they just have intermolecular forces which are weak. तो the oxidation number तो क्या है, कौन सा वाला ठीक है? उससे क्या डिफरेंस बताओ, एक्सप्लेन करो मेल्टिंग पॉइंट्स का. हाँ, one of them is a giant structure, the other one is a simple molecular structure. अच्छा अगला है कि वो कह रहे हैं कि सारे के सारे ना they're thermally decomposed and the volume of gas is measured, equal masses. Which compound will produce the greatest volume of gas? नाइट्रेट को डिकम्पोज करते हो ना तो 2 NO2 गैस बनते हैं और 1/2 O2.
यानी कितना 2.5 moles of gas. तो इधर भी 2.5 moles गैस बनेंगे. कार्बोनेट को डिकम्पोज करते हो तो आपको सिर्फ एक कार्बन डाइऑक्साइड ही बनता है, 1 मोल गैस. तो ज्यादा गैस प्रॉब्ली कौन प्रोड्यूस करेगा? ज्यादा गैस प्रोड्यूस करेगा नाइट्रेट प्रोड्यूस करेगा. नाइट्रेट इज गोइंग टू प्रोड्यूस मोर गैस. ये बात क्लियर है कि कौन ज्यादा गैस प्रोड्यूस करेगा? Yes, sir. अच्छा, अब इससे आगे जो मसला ना वो ये कि हाउ वुड यू डिसाइड बिटवीन बैरियम नाइट्रेट एंड कैल्शियम नाइट्रेट? तो इक्वल masses हैं, तो मोल्स क्या होते हैं? मोल्स इज मास डिवाइड बाय मोलर मास, राइट? तो मोल्स किसके ज्यादा होते हैं? जिसकी एमआर क्या होती है? कम होती है. इफ यू हैव अ स्मॉलर एमआर यू आर गोइंग टू हैव मोर मोल्स. तो इसलिए आंसर क्या होगा? इट्स प्रॉब्ली गोइंग टू बी बी. ठीक है, इज दिस क्लियर? Yes, sir. तो वो बी होगा. तो ये याद रखना कि मास तो इक्वल थी दोनों की ना, तो जिसकी एमआर कम होती है उसके मोल्स ज्यादा होते हैं, जिसकी एमआर ज्यादा होती है उसके मोल्स कम होते हैं. ठीक है, तो इसलिए इसके मोल ज्यादा होंगे, तो फिर गैस वो ज्यादा ही वैसे ही ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा था, तो अगर इसके मोल ज्यादा होंगे तो गैस के मोल्स भी ज्यादा ही होंगे. ठीक है, तो हमने फर्स्ट 20 क्वेश्चंस किए हैं. ये मैं अभी रोक रहा हूँ, एक इवनिंग के अंदर ना उस टाइम भी क्लास होगी. ठीक है, उसका इस पेपर पे कंप्लीट कर लेंगे. What time, sir? मैं टाइम बताता हूँ. ठीक है, Okay. ग्रुप में मैसेज. चलो Sir, I have a few questions regarding the P1. ठीक है, पूछो. Sir, can you tell me the ratio of questions, like which questions will come from physical chemistry, then like how many questions, नहीं, basically? इसमें तो सब आता है. इसमें P1 में ना इट्स गोइंग टू कम फ्रॉम, इसका मोल्स इसमें थोड़ा ज्यादा होता है. ठीक है, इसमें हर चीज आती है, हर चीज आती है. ऑर्गेनिक आप कर लो कि 10-12 क्वेश्चंस होते हैं, वो शॉर्ट ऑर्गेनिक होते हैं. ठीक है, जो लेटेस्ट वाला ना, तो इसके अंदर वो नहीं कर सकते कि आप किसी एक चीज को इम्पोर्टेंस नहीं दे सकते. एवरीथिंग कम्स इन P1. तो उसका सोचने की मेरे ख्याल से जरूरत Yes, नहीं. sir. I was like wondering which has like a lot, like a lot of numbers of questions. नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना, ऑर्गेनिक को अगर आप एज ए सिंगल एंटिटी कंसिडर करते हो ना, जैसे ये मैं दिखा देता हूँ ना, तो आप कह लो कि 10 to 13 क्वेश्चंस तो ऑर्गेनिक पे होते हैं. जैसे यहाँ से अगर शुरू करो ना, दैट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हाँ 14 15 क्वेश्चंस अप्रोक्सीमेटली ऑर्गेनिक पे. ठीक है, इससे इनऑर्गेनिक के ऊपर ना, तो इसमें वो बिल्कुल इवनली डिवाइडेड है. मतलब 1/3 हो गया आपका ऑर्गेनिक, 1/3 ही आपका फिजिकल होगा. जैसा ये अब ये इनऑर्गेनिक है, ये भी इनऑर्गेनिक है. तो अभी हम 25 से शुरू किया ना, तो ये इनऑर्गेनिक ही चल रहा है. ये सारे भी अल्कलाइन सॉल्यूशंस वो सारा, तो ये बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली 1/3 इवनली डिवाइडेड है. तो इसका तो वो नहीं है कि किसी में से ज्यादा आता है किसी में से कम आता है. इसमें सब में आता है फिजिकल. तो 1/3 कर लो. ठीक है, ऐसा क्लियर है? Yes, sir. Thank you so much. तो उसके अंदर था कि वो जो पेपर 2 नहीं था, उसके अंदर होता था कि पेपर मोस्टली जो आ रहे थे ना रिसेंट, दैट वाज कमिंग फ्रॉम ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक. उसमें फिजिकल बहुत कम आ रही थी. इसके अंदर लेकिन ना सब कुछ है इसके अंदर. यू कांट रियली, हाँ लेकिन अगर वैसे सोच रहे हैं ना, तो आई गेस यू कैन से कि फिजिकल में बहुत सारे छोटे छोटे बहुत सारे टॉपिक्स है ना,
तो आप वो कर सकते हो कि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक पे भी अभी 2/3 है ना, या Yes, sir. या आप कह लो 60%, 70% पेपर जो है ना वो तो है अभी भी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक ही है, और पीछे रह गया 25 to 40% जो ना वो फिजिकल है, ठीक है। Okay, sir. और सर हमारी P3 की भी क्लास होनी थी, लेकिन वो फिर आपने P1 ले ली। हाँ नहीं वो मैं कर लेता हूँ, मैं पीसी की ले लेता हूँ, ठीक है। Okay. चलो ओके। अल्लाह हाफिज सर।